यह बात साल 2014 की है। अलीगढ़ से दिल्ली रोड पर एक गांव लगता है। दरअसल उस गांव में फजर की नमाज का वक्त हो चला था। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही अपने घरों से निकलते हैं और मस्जिद का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने मौलाना साहब की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल मौलाना साहब को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। उनका पेट फाड़ दिया गया था। उनके शरीर पर कुछ अंग थे जो बाहर निकल आए थे क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा और काटा गया था। दरअसल कातिल भी मस्जिद के अंदर ही मौजूद था और यह पूरी खबर गांव में फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। लोग आ जाते हैं। अब पूछा जाता है कि आखिरकार ये कत्ल क्यों किया, कातिल की उम्र कितनी थी, कौन था। इस तरह के बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगता है, लोगों का जमघट लगने लगता है और पुलिस को जब फोन किया जाता है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिलती। पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साध लेती है। ये मामला कहीं ना कहीं दब के रह जाता है, लेकिन गाहे बगाहे इस मामले में चर्चा कभी कभी शुरू हो जाती है। आखिरकार उस मौलाना की हत्या क्यों की गई। दरअसल आज की कहानी दोस्तों जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में लगभग कुछ ऐसा हुआ। घटनाक्रम के जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। और जब इस तरह के घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था और मतदान के दौरान ही इस तरीके का वाकया हो जाता है। मस्जिद में मौलाना की हत्या हो जाती है। यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस और प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोग इस घटना को सुनकर भौचक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अजमेर और अजमेर का ही एक थाना लगता है रामगंज। दरअसल इसी रामगंज थाना क्षेत्र का एक इलाका है खानपुरा और इसी के पास एक गांव लगता है दोराई कंचन। बात कर रहा हूं 27 अप्रैल 2024 2 बजे के आसपास का मामला है। मोहम्मदी मदीना मस्जिद के अंदर बच्चे, करीब 5 बच्चे वहां पर थे। वह रात को चीखते हैं और चिल्लाते हैं। यहाँ से दौड़ते हुए एक बालक, पड़ोसी में एक सरफराज रहता है, सरफराज के घर पर दरवाजा खटखटाता है। वो बच्चा पीटने लगता है, रोने लगता है और जैसे ही लगातार दरवाजे को पीट रहा था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सरफराज एकदम से उठते हैं और बाहर आते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। वो बोलता है कि मौलाना साहब को वो लोग मार देंगे, आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी से चलिए। जैसे ही सरफराज यहाँ से निकलते हैं तो मस्जिद के अंदर लगभग 5 बच्चे होते हैं, वो भी रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। जब देखा जाता है तो वहां आसपास में कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन चीख पुकार सुनने के बाद अब न केवल सरफराज बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जाग जाते हैं और जागने के बाद जैसे ही मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो मौलाना साहब की हालत एकदम खराब थी, यानी कि वो मर चुके थे। उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद फिर लोगों में गुस्सा फैल जाता है, उबाल फैल जाता है। अब इस घटना की सूचना दी जाती है नजदीकी पुलिस स्टेशन को, रामगंज को। रामगंज के स्टेशन के जो एसएचओ होते हैं, जिनका नाम होता है जितेंद्र सिंह खींची, वो वहां पर आते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद होता है और आने के बाद लोगों का हंगामा करना शुरू हो जाता है। लोगों को किसी तरह पुलिस ने शांत कराया और बोला कि आप शांत रहिए, इस मामले की हम जांच करेंगे और पूरी इस घटना का जो भी हुआ है जल्द से जल्द इन कातिलों को पकड़ा जाएगा। और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस घटना की सूचना एसएसपी को दी जाती है। एसएसपी, आईजी, डीआईजी, तमाम बड़े अधिकारी जब वहां पर मौके पर पहुंचते हैं तो घटना कहीं ना कहीं थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है। तो मस्जिद के अंदर इस तरह मौलाना की हत्या कर दी गई। एक तरफ तो चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरह का
जो हत्या हो जाती है, तब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या था, क्या नहीं, और पुलिस वाले इसी सोच में रहते हैं। जो बच्चे मस्जिद में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे यहाँ के नहीं थे, वो कहीं दूर दराज के अलग के इलाके के थे। अब वो इस तरह उन बच्चों से पूछा जाता है कि जब हत्या हो रही थी तब तुम कहाँ थे और क्या बात थी। यह बात समझने की जब पुलिस कोशिश करती है तो बालक बताते हैं कि 3 लोग आए थे, काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में दस्ताने थे, उन्होंने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, उन सब के हाथ में लाठी, डंडे और चाकुएं थी। उनके आने के बाद तुरंत ही वो मौलाना साहब पर टूट पड़ते हैं, और जब हम लोग जागते हैं और रोने लगते हैं तो फिर वो हमसे कहते हैं कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हें भी मार देंगे। अब मौलाना साहब को वो तब तक मारते हैं जब तक मौलाना साहब की मौत नहीं हो जाती। इतना सुनने के बाद लोगों में गुस्से में उबाल फैल जाता है, और आखिरकार ऐसा किया है तो क्यों किया है, जबकि मौलाना साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे मिलनसार थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई फसाद नहीं था। दरअसल ये मौलाना उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर। रामपुर की एक जगह लगती है शहबाज रायपुर, वहाँ के रहने वाले होते हैं। लगभग 7 साल पहले वो रामपुर से यहाँ पर अजमेर आए थे, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर सहायक के रूप में काम कर रहे थे, और जैसे ही सहायक के रूप में काम कर रहे थे तो इनके प्रसिद्धि भी बढ़ रही थी। 28 अक्टूबर 2023 को इस मस्जिद की मुख्य मौलाना की मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते, इसलिए इन मौलाना साहब को जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिनका नाम होता है मोहम्मद माहिर, जिनकी लगभग उम्र होती है 32 साल के आसपास। इनका इतना अच्छा और इतना सरल स्वभाव था, उनकी हत्या कोई क्यों करेगा, ये नेक दिल थे। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया बुझाया और किसी तरह से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया है, गला घोटकर इनकी हत्या की गई है, और चाकू से इनके पेट को फाड़ा गया है, काटा गया है। बस यही सवाल था कि आखिर ये हत्या क्यों की और किसने की। तब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद डीएम, एसडीएम, एसएसपी के दफ्तर का घेराव कर लेते हैं, और घेराव करने के बाद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप इस घटनाक्रम का खुलासा करिए और सही कातिलों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग प्रदर्शन करना अपना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ने लगता है, और पुलिस और प्रशासन अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। 5 बच्चों में बारी बारी से पूछा जाता है। 5 बच्चों ने एक ही बात बताई जो पहले बताई गई थी कि 3 व्यक्ति थे, आते हैं, कहाँ से आए, कौन थे, मौलाना साहब की हत्या क्यों की, बस यही सवाल था। पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब इसके बाद इनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद इनकी जो डेड बॉडी, जो लाश थी, उनको गांव को भेज दी जाती है, जो कि रामपुर का गांव होता है जहां के वो रहने वाले होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने लोगों से अलग अलग पूछताछ की, और साथ ही इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, तो पुलिस को 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके चेहरे थोड़े धुंधले थे, जो कि सीसीटीवी में सही से आ नहीं पाए थे, इसलिए उनका पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन है। पुलिस ने उन्हें तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी, और धीरे धीरे करके एक एक दिन बीतने लगता है। 1 सप्ताह बीत जाता है, 8 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता है। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है, और इसी तरीके से करते करते 12-13 दिन बीत जाते हैं, यानी कि अब कहानी पहुंच जाती है 13 मई 2024 तक। घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता है, तो लोगों में थोड़ा सा उबाल बना हुआ था, गुस्सा बना हुआ था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मौलाना साहब की हत्या कर दी गई, चुनाव के समय में किसने करवाई, क्यों करवाई, कहीं ये चुनाव का फायदा उठाने का तो कुछ नहीं था। तब पुलिस प्रशासन मनोवैज्ञानिक रूप से इस घटना की खुलासा करने की कोशिश करती है। दरअसल मनोचिकित्सक बच्चों के साथ बैठा जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, और अलग अलग तरीके के सवाल किए जाते हैं। जब अलग अलग तरीके के सवाल किए जाते हैं और अलग अलग टाइम में किए जाते हैं,
और प्रत्येक बच्चे से अलग अलग सवाल किए जाते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं। आखिरकार जब बच्चे टूट जाते हैं तो वो सच सामने आता है जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना साहब अपने घर पर थे। इस मदरसे में टोटल 15 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वो नमाज भी पढ़ते थे और साथ ही इस्लाम की तालीम भी ले रहे थे। और ईद होने की वजह से 10 बच्चे अपने घर चले जाते हैं क्योंकि वो दूर दराज के इलाके से थे। 5 बच्चे मस्जिद में ही रह जाते हैं और मौलाना साहब भी अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए 25 अप्रैल 2024 को अपने घर जाते हैं। और जब घर से वापस आते हैं तो एक नाबालिग लड़का इनके साथ में होता है जिसकी उम्र होती है 12-13 साल के आसपास। वो बालक को जब वो लेकर आते हैं तो उन बच्चों के साथ जैसे ही मस्जिद के अंदर घुसते हैं उनकी मुलाकात करवाई जाती है, बातचीत कराई जाती है। तो मौलाना साहब उस बच्चे को लेकर अपने पास सो जाते हैं, यानी रात में उस बालक का वो रेप कर देते हैं, उसका शारीरिक शोषण कर देते हैं। बालक ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यहाँ तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। लड़का डर जाता है और मौलाना साहब उसका यौन शोषण कर देते हैं। उसके बाद उस बच्चे को पैसे का लालच भी देते हैं कि बेटा अगर तुमने किसी को नहीं बताया तो मैं तुमको पैसा दूंगा। तो वो बालक डर के मारे और पैसे के लालच में शांत हो जाता है। यानी कि अब 26 अप्रैल आ जाता है और 26 अप्रैल को बाकी जो बच्चे थे, जो बालक पहले से उस मस्जिद के अंदर मौजूद थे, तो उन बच्चों ने उस बच्चे से पूछा कि रात को क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो बालक थोड़ा शर्माने लगता है और झिझकने लगता है और उसके बाद रोने लगता है और वो कहते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, जैसा तुम्हारे साथ यहाँ पर कल रात हुआ हम लोग के साथ लगातार 4 साल से वही सब होता चला आ रहा है। तभी उन लोगों में गुस्सा फैल जाता है बच्चों में और एक प्लानिंग बनती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही मौलाना है, इसी तरीके का काम कर रहा है, तो क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। वहां पर जो बच्चे होते हैं उनमें अधिकतम उम्र होती है 15 साल और कम से कम उम्र होती है 10 से 11 साल, 12 साल। ये 6 बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया और जब रात को 8 बजे के आसपास बच्चे सो जाते हैं तो कुछ बच्चे सीधा मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं कि मौलाना साहब ने नींद की गोलियां मंगाई हैं, आप हमें नींद की गोलियां दे दीजिए, क्योंकि मौलाना साहब नींद की गोली खाकर ही सोते हैं। जब ऐसा बोला गया तो मेडिकल स्टोर वाला भी आराम से उन लोगों को दवा दे देता है। मौलाना साहब जब खाना खाने के लिए आते हैं रात 10 बजे के आसपास, तो वो बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम लोग ठीक ठाक हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया से आराम से। तो उन्होंने बताया कि हाँ हम सब बहुत अच्छा है मौलाना साहब, और हम लोगों ने बूंदी का रायता बनाया है, क्या आप पीना चाहेंगे। बूंदी का रायता का ऑफर दिया तो मौलाना साहब कहते हैं कि ठीक है मैं पी लूँगा। उसके बाद उस रायते को वो पी लेते हैं और उन्हें पता नहीं था कि इस रायते के अंदर नींद की गोलियां डाली गई हैं, जिससे उनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि नींद की गोली खाने के बाद वो बेहोश होकर सो जाते हैं। लगभग बेहोशी जैसा आलम रहता है, थोड़ा थोड़ा होश रहता है लेकिन बेहोश बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद जब बच्चों को मौका मिलता है वो इंतजार करते रहते हैं कि मौलाना साहब की आंख जब पूरी तरीके से एकदम बेसुध होकर सो जाएंगे फिर हम लोग अपना काम करेंगे। लगभग 2 बजे रात के आसपास जब बच्चे उठते हैं, क्योंकि उनमें से कोई बच्चा सोता नहीं, क्योंकि उन लोग को अपना काम तमाम करना होता है, वो लोग डंडा उठाते हैं, रस्सी लेते हैं और डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। और जब डंडे की वो होती है तो मौलाना साहब उठते हैं, लेकिन वो नींद में इतने ज़्यादा आगोश में थे कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी बीच बच्चों ने, किसी ने सर पे मारा, किसी ने पेट पे मारा, किसी ने गुप्तांग पे मारा, और कुछ बच्चे 2-3 बच्चे इधर से 2-3 बच्चे इधर से उनके गले में रस्सी फंसाई और गला घोट देते हैं। जब तक मौलाना की मौत नहीं हो जाती तब तक वो रस्सी को खींचे रहते हैं। और फिर एक बच्चा उनमें से बोलता है जल्दी जल्दी निकलो और बहुत शोर मचा दो कि 3 लोग आए थे और मौलाना को मार के चले गए। पुलिस सीसीटीवी में 2 लोगों को जाते हुए देखती है। लगभग 100 सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। पुलिस का शक बढ़ जाता है और फिर क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते इसलिए उन पर यकीन भी कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने फिर भी अपने तरीके से पूछताछ की और मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों से जब पूछताछ करना शुरू करते हैं तो सच सामने आता है, और जब सब सामने जब आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था।
मौलाना साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था, जो सभी के प्रति ईमानदार थे, सबसे अच्छी तरीके से बात करते थे। वो मौलाना 4 साल से बच्चों का यौन शोषण कर रहे थे, अब आप देखिए, और इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगती है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चों ने जो सच बताया, फिर लोगों ने उस बात पर लोगों को यकीन करना पड़ा, क्योंकि बच्चों ने जिस तरीके से इस चीज़ को किया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके से जब उनसे अलग-अलग पूछताछ की गई, तब जाके सच सामने आया। और जब बच्चों ने इस घटनाक्रम के बारे में बताया, तो जब लोगों को पता चला कि बच्चों ने किस तरीके से मारा, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको सचेत करना था कि कहीं भी इस तरह के बच्चे किसी भी मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो जो मौलाना है वो कैसा है, उसके प्रति कैसा है। बच्चों से भी बीच-बीच में बातचीत करते रहें, जो उसके घर वाले हैं और जो आस-पड़ोस के लोग हैं। अगर मौलाना के ऊपर, मस्जिद के ऊपर ज़रा सा भी शक हो, तो तुरंत उस मस्जिद की कंप्लेंट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करें कि इस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि बच्चों का शोषण एक बहुत बड़ा अपराध होता है और ये मस्जिद में और मौलाना लोग इस तरह का अधिकतर देखने में आता है कि करते हैं। कुछ मौलाना पकड़े जाते हैं, कुछ मौलाना नहीं पकड़े जाते हैं। इस तरीके की हरकतें अधिकतर हम लोग मीडिया में, अखबारों में सुनते रहते हैं। जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो बच्चे ने भी इस तरीके का हथियार उठाया और ये भी बताया जाता है कि एक बच्चे ने, जो 10-12 साल का था, उस बच्चे ने मौलाना साहब का पेट फाड़ दिया था और उनकी आंतें वगैरह सब बाहर आ गई थी और बहुत सारे अंग और भी बाहर आ गए थे। मौलाना साहब के जब तक प्राण नहीं निकल जाते हैं, तब तक बच्चे उन्हें मारते हैं, क्योंकि बच्चों में रोष होता है, बच्चों में दुख होता है कि इस तरीके का हमारे साथ हो रहा है। माँ बाप बच्चों को भेजते तो हैं इस्लाम की तालीम देने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के कृत्य होते हैं। अधिकतर मस्जिदों में इस तरीके का होता है, इसलिए आसपास के लोग जो भी हैं वो बच्चों पर ध्यान देते रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की न्यूज़, सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।